ये फर्स्ट सेकंड पार्ट था, ये हमने कर लिया था और होपफुली सबको समझ भी आ गया था। टुडे इज 25 जून। सर देखो 26 है, 25 है आज। यस सर 25। तो देखो 1 मिनट के लिए मैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास है ABCD ऐसे करके है ना। ये है 2/2 दिख रहा है आपको, और इधर कुछ भी मान लो EFGH दिख रहा है, ये भी 2/2 है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो नया मैट्रिक्स बनेगा 2/2 बनेगा, ठीक है। 2/2। अब एक चीज ध्यान दो, मल्टीप्लाई होता कैसे है? इसका नाम दे दो रो 1, इसका नाम है रो 2, ठीक है। इसका नाम है कॉलम 1 और इसका नाम है कॉलम 2। यहाँ पर 4 प्लेसेस बनेंगे। 2/2 का मतलब क्या है कि 4 एलिमेंट्स होंगे। A11 मान लिया, A12 मान लिया, A21 मान लिया और A22 मान लिया। यहाँ तक ठीक है? याद है सभी को? अब देखो यस इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो कि A11 का मतलब क्या है। A11 का मतलब है कि रो 1 में जितने एलिमेंट्स हैं और रो 2 में जितने एलिमेंट्स हैं सब मल्टीप्लाई होकर के ऐड होंगे आपस में, ठीक है। तो मैं सीधे R1 इंटू C1 तो नहीं लिख सकता, लेकिन इसका मतलब है कि रो 1 में जितने एलिमेंट्स हैं और C1 में जितने एलिमेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई होकर के सम होकर के सिर्फ एक ही एलिमेंट देंगे, है ना। ये याद रखना। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि A इंटू ई तो आ गया तो एक एलिमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। A इंटू ई एक एलिमेंट होगा प्लस B इंटू जी, ये मिल करके एक एलिमेंट बनाएंगे। याद रहेगा कि रो 1 में यस सर। जितने एलिमेंट्स हैं और कॉलम 1 में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे मिल करके एक ही एलिमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक एलिमेंट दे देगा और ये कहीं और दूसरा एलिमेंट देगा, नहीं, इनका एडिशन होता है। उसी तरह से अगर मैं जल्दी से ऐसा बना दूं ABC और DEFGHI, मान लो ऐसा बना दूं, और इधर बना दूं मैं कुछ भी PQRSTUVWX, कुछ भी ऐसा बना दूं, तो जो आंसर आएगा वो कितने बाई कितने का होगा? 3/3 का होगा। यस सर। ठीक है, तो मैं सारा एलिमेंट तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट लेकर के आपको दिखा दूंगा 3/3। तो ये हुआ पहला रो का पहला एलिमेंट। तो ये कैसे आएगा? ये जो पूरा रो है R1 है ना, ये जो पूरा रो है R1 और ये जो पूरा कॉलम 1 है, ये सारे मल्टीप्लाई होकर के ऐड होकर के मिल करके A11 बनाते हैं। यानी A11 क्या होता है? A इंटू पी प्लस B इंटू एस प्लस C इंटू V, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पूरा रो और पूरा कॉलम मिल करके आपस में मल्टीप्लाई और ऐड होकर के मात्र एक एलिमेंट देते हैं, मात्र एक एलिमेंट। यानी कि आपके 9 यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे 3/3, तो आपको प्रॉपर 9 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी रो 1 आपका मल्टीप्लाई होगा पहले पूरे कॉलम 1 के साथ, फिर कॉलम 2 के साथ, फिर कॉलम 3 के साथ, फिर उसी तरह से रो 2 होगा कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ, फिर आपका रो 3 होगा कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ और कॉलम 3 के साथ। तो जनरली होता क्या है कि जब हम मैट्रिक्स पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं तो इस बात को थोड़ा भूल जाते हैं। हमें लगता है अच्छा एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया ये आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर के एक एलिमेंट देंगे एंड सो ऑन। जो 4/4 होगा, 4/1 होगा, 5/5 होगा, जो भी ऑर्डर है,
तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई आपके, Yes. है ना? यस सर। Yes. ये आपको नहीं भूलना है। मतलब जनरली मैं अपनी भी बात बताऊं, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैट्रिक्स तक तो ठीक था, जैसे ही मैट्रिक्स पढ़ा उसके 2 दिन बाद भूल गया कि अच्छा एक ही एलिमेंट तो लाना है, तो एक एलिमेंट का ही प्रोडक्ट होता होगा। ऐसा नहीं है, पूरे रो पूरे कॉलम से मिलकर के एक एलिमेंट बनता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इस बात को समझने के बाद। किसी ने ट्राई किया था घर पे क्वेश्चन नंबर 20 को बनाना? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। ये वैसा ही है, इसको एक बार जल्दी से समझ लेंगे तो सॉल्व करना भी बहुत आसान है। सिर्फ मुझे लगता है कि जो डेटा है उसमें आपने कहीं गलती ना कर दी हो, मेथड तो सही ही किया होगा। देखो, अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री की 10 डजन है, 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स की 8 डजन है, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling price are ₹80, ₹60 and ₹40 each, respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो पहली चीज ये बताओ कि सारे बुक्स को बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा उसको एक मैट्रिक्स में रखने के लिए कितने बाय कितने का मैट्रिक्स चाहिए होगा आपको, ये बताओ। 1 by 1। 1 by 1, यानी कि मान लो टोटल आपको बेचने के बाद 5000 मिल रहा है सपोज, तो 5000 को रखने के लिए एक रो और एक कॉलम काफी है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि एलएचएस में हम जो भी अरेंजमेंट करेंगे वो 2 मैट्रिक्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे कि मेरा 1 by 1 मैट्रिक्स आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मल्टीप्लाई किसको कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको? मल्टीप्लाई किसको करेंगे एलएचएस में आपके हिसाब से? The number of books. नंबर ऑफ बुक्स को किससे? प्राइस ऑफ ईच बुक, यही ना? एक बुक की कितनी कीमत है और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने, उससे एक टाइप की यानी केमिस्ट्री की किताब के टोटल पैसा कितना लगेगा बेचने पर, कितना मिलेगा वो निकल जाएगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितने हैं बताओ? Sir, 120. एक मिनट, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, ये है 10 डजन, यानी 10 into 12 विच इज इक्वल टू 120। डजन को क्यों मल्टीप्लाई किया 12 से? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक है ना? अगर ईच डजन होता 80 रुपीज तब तो हम डजन में ही रखते, लेकिन वो हर एक किताब की बात कर रहा है, इसीलिए हमें डजन से टोटल नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? फिर आगे लिखा नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, तो फिजिक्स सर की मैट्रिक्स में टेलर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 12 से। हाँ, उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो कि तो एक साथ ही 12 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो लास्ट में, वो भी संभव है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है? तो नंबर ऑफ फिजिक्स की बुक कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 8 डजन थी, तो 8 into 12 विच इज इक्वल टू 96, ठीक बात 96. है ना? एंड नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स बुक्स, ये आपको दे रखा है 10 डजन, तो 10 into 12 यानी कि 120 ये भी आ गया, ओके ठीक है। अब कहता है आपको प्राइस ऑफ ईच फिजिक्स बुक, सॉरी ईच केमिस्ट्री बुक, पहले प्राइस ऑफ ईच केमिस्ट्री बुक कितना दे रखा है? 80 ₹80 दे रखा है, तो लिख लिया। फिर प्राइस ऑफ ईच फिजिक्स बुक, तो ये दे रखा है ₹60, तो ₹60 लिख दिया। अच्छा,
और फिर लास्ट में प्राइस ऑफ ईच इकोनॉमिक्स बुक, ईच इकोनॉमिक्स बुक। ये दे रखा है ₹40। तो अब हमें किससे किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको? 3। यहाँ भी आपको 3 3। एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक मैट्रिक्स चाहिए, तो लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो आप क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पर कुछ निकालना है। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 क्रॉस 1, यही आनी चाहिए, है ना। और आपके पास दो चीजें हैं, 3 और 3। तो हमने बताया था कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका रो यहाँ से निकलता है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम यहाँ से निकलता है। याद आया? यस सर। ये है मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 1 का रो और मैट्रिक्स 2 का कॉलम। याद है सभी को? तो यहाँ से आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो मेरा मैट्रिक्स 1 है उसके नंबर ऑफ रोज कितने होंगे भाई? एक ही रो होगा। और एलिमेंट्स कितने होंगे? 3। 3। तो ये ऐसा कुछ होगा। और जो मैट्रिक्स 2 है उसके कॉलम्स कितने बता रखे हैं? 1 बता रखा है। और तो रोज कितने रखने पड़ेंगे आपको? 3, है ना, क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/1। तो आप देख सकते हैं ये खत्म हो जाएंगे मिल करके, आखिरी में 1/1 बचेगा। तो ये समझ में आ गया किस तरह से मैट्रिक्स डिजाइन करनी है आपको? यस। तो ठीक है, फिर आपने किसी को कहीं पर भी रख लिया, यानी कि हमने पहले नंबर ऑफ बुक्स को रखा ऐसे। तो ये आ गया 120, इधर आ जाएगा आपका 96 और इधर आ जाएगा 120 इनटू, मेरे ख्याल से था 80, 60 और 40, ऐसा आ गया। ये मैट्रिक्स का डिजाइन है। फिर निकाल लो यहाँ से, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स के विद इन 120 इंटू 80 प्लस, अब देखो क्या ये 1/1 मैट्रिक्स बनेगा, यानी ये तीनों रो और तीनों कॉलम के एलिमेंट्स कंबाइन होकर के सिर्फ एक एलिमेंट देंगे। ये याद रखना, मात्र एक एलिमेंट, ठीक है, 3 अलग अलग एलिमेंट्स नहीं। तो प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ठीक। तो ये हो जाएगा, दिख रहा है 12 इंटू 8 96, 100, है ना, प्लस ये 576 आ रहा है, नहीं ये 576 आना चाहिए, 48 आ रहा है क्या? 5860। नहीं 576 आएगा, 96 इंटू 6 24, है ना, 100 इंटू 6 600 होता है, और 4 इंटू 6 24, तो 576 0, 12 इंटू 4 4800 ऐसा। तो ये आपका आ जाएगा आखिरी में 20160, दैट इज इक्वल टू ₹20,160 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें डाउट है तो देख लो एक बार, नो है ना। सबसे पहले हमने ये कर लिया ऊपर का काम, ये तो बहुत आसान था, तो आपको पता है। आपको इतना है कि आपको निकालना क्या था, पैसा। तो एक अमाउंट जो भी आएगा 20,000 मान लो यहाँ पर आया, तो 20,000 को एक मैट्रिक्स के अंदर रखने के लिए किस ऑर्डर के मैट्रिक्स चाहिए, तो आपको पता है 1/1। तो यानी आपको इस तरह से LHS को अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस कि 1/1 की मैट्रिक्स आए। 1/1 से आपको समझ में आता है कि जो पहले वाला 1 है
वो मैट्रिक्स 1 के रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वाला 1 है वो मैट्रिक्स 2 के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने दोनों में पहले 1 लगा दिया, फिर देखा एलिमेंट्स कितने हैं भाई, तो 3 3, तो इंटू 3 कर दिया, ऐसा आ गया। अब हमें अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि 1/1 का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कॉलम से, तो ऐसा नहीं कि 3 3 6 या 9 एलिमेंट्स बनेंगे, मात्र एक ही एलिमेंट बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सॉल्व किया और ये आंसर लेकर के आ गए। अब इसको समझने में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं तुरंत, नहीं तो फिर बता सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन है क्या, बताओ। No, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। नोट कर लिया सबने ये? Yes. ठीक है, सबने नोट कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहां से शुरू होता है, एस्यूम से शुरू होता है। तो हम इसको यहां से कट करके ऐसे लेते हैं यहां तक। इस तरह के क्वेश्चंस अब हम कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे होना चाहिए, है ना। फिर भी साथ में ट्राई करते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो जो वो कह रहा है सिर्फ वो करते जाएंगे। क्या कह रहा है वो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मेट्रिसेस। तो आपको 5 मेट्रिसेस दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको आप नोट कर लो। मैट्रिक्स एक्स है, एक्स की ऑर्डर क्या है भाई, 2/n, तो अलग रंग से लिख दिया 2/n, ये एक्स की मैट्रिक्स का ऑर्डर है मतलब। फिर है एक मैट्रिक्स वाई, उसका ऑर्डर दे रखा है 3/k, तो इसका लिख लिया हमने 3/k। तीसरा मैट्रिक्स है z, तो z मैट्रिक्स लिख लिया, उसका ऑर्डर है 2/p, तो उसको भी लिख लिया 2/p। चौथा है w, तो w मैट्रिक्स लिख लिया, इसका ऑर्डर है n/3, तो यहाँ पर n/3 लिख दिया। एंड लास्ट वन इज p, तो p मैट्रिक्स लिखा, उसका ऑर्डर है स्मॉल p इंटू k, यानी स्मॉल p/k। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ऐसा नहीं था कि आपको लिखना जरूरी था, लेकिन आपको अब अच्छे से दिखाई दे, इसीलिए हम इन चारों को लिख दिया सामने, पांचों को सामने लिख दिया। ठीक है, दिस चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो 21 के लिए देख लेते हैं क्या है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p so that py plus wy will be defined। तो मुझे बता सकता है कोई कि py कब डिफाइंड होगा, पहले py के बारे में बताओ, py कब डिफाइंड होगा। सर जब k Sir, 3 हो। मतलब P की वैल्यू 3। जब p का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है और जो y के मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये अगर सेम हो जाए तो py डिफाइन होगा, सही बात है। तो इसको लिख लिया, रीजन में ऐसे लिखा, फॉर py to be defined, for py to be defined, order of p and y should be same। ऑर्डर नहीं इक्वल होना चाहिए, कॉलम और रो होना चाहिए ना। सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी Yes, sir. हाँ, फॉर py to be defined, हाँ सही बताया आपने, ऑर्डर तो एडिशन में होगा। फॉर py to be defined, number of columns of p should be equal to
नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई, ठीक है। पी के नंबर ऑफ Yes. कॉलम और आपका क्या वाई के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। तो देख लिया, पी के नंबर ऑफ कॉलम, पी का नंबर ऑफ कॉलम क्या है भाई, के। तो के किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई। तो वाई पर आते हैं 3, तो k इज इक्वल टू 3। ये एक चीज आ गई मेरे पास, पहला इक्वेशन मिल गया मुझे, ठीक है। आगे ये क्या कह रहा है, वाई जेड, तो वाई जेड भी पॉसिबल होना चाहिए, तो सेम रीजन लिख दिया। तो फॉर वाई जेड टू बी डिफाइंड, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, y का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू w के नंबर ऑफ रोज, ठीक है। वो इसको तो ऐसे, पहले से। ये पहले से दे रखा है क्या, यस सर। w y और w देख लिया, y का k है और w का n है ना, सॉरी हाँ, y का k है और w का n है, w सही लिखा है ना मैंने, k और n यही है ना, तो k की वैल्यू n हो जाएगी यहाँ से। सर डब्लू वाई करना है ना। डब्ल्यू वाई है या वाई डब्ल्यू है, अच्छा डब्ल्यू वाई है, सॉरी सॉरी सॉरी, डब्ल्यू वाई है ये। ये डब्ल्यू वाई है, हाँ। तो फिर डब्ल्यू के नंबर ऑफ कॉलम वाई के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएंगे। तो देख लो, नंबर ऑफ कॉलम डब्ल्यू का क्या है 3 और इसका भी 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 ये दे रखा है। फिर तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज पता चली कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, विच इज ऑलवेज ट्रू। विच इज ऑलवेज ट्रू। यहाँ तक ठीक है कि हमने k की Yes. वैल्यू 3 निकाल ली यहाँ तक। अब आगे कह रहा है कि ये आपस में भी डिफाइन होना चाहिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ क्या, फॉर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यही था ना, सही लिखा है, यस सर। ठीक है। Yes. फॉर वी वाई प्लस पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई टू बी डिफाइंड, order of py should be equal to order of W Y. y, ठीक है। तो py का ऑर्डर मुझे बता दो, देख लो यहाँ पर p, पी बाई के। हाँ k को 3 मान सकते हैं, है ना, k को 3 मान सकते हैं, तो p by 3 आएगा, है ना, P by 3. p by 3। तो p by 3 इज इक्वल टू w एन by बाई क्या आ रहा है, n by 3। 3। यस। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू p होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या मिला, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू p। ये हमारा टोटल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो अब देख लो ऐसा कुछ है क्या, n इज इक्वल टू p है क्या ऐसा Yes sir. ऑप्शन में, ए। हाँ, k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n, ये देख सकते हो, ये गलत है, p इज आर्बिट्ररी, k 3 गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। Therefore, सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, कैसे कि देखो, मुझे उसने 5 मैट्रिक्स बताए, तो पहले पांचों को हमने ऐसे लिख दिया सामने से, ताकि बार बार देखना ना पड़े। यहाँ तक ठीक है,
चलो अब ये कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पी वाई डिफाइंड है क्या, फिर चेक करेंगे डब्ल्यू वाई डिफाइंड है क्या, और आखिरी में चेक करेंगे कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है क्या। तो तीन चीजें देखेंगे हम। सबसे पहले क्या p इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, फिर क्या w इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, फिर थर्ड क्या पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का एडिशन पॉसिबल है। और इन तीनों से जो कंडीशन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो w इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन सबसे आसान है, तो पहले वही चेक कर लिया। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन है, मैट्रिक्स 1 का जो कॉलम है और जो मैट्रिक्स 2 के नंबर ऑफ रोज हैं ये बराबर होने चाहिए। तो w के नंबर ऑफ कॉलम्स और y के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। तो w के नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 3 हैं, दिखे। w के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और y के नंबर ऑफ रोज 3 हैं, यानी कि w इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। डब्ल्यू वाई इज पॉसिबल, यहाँ से कोई कंडीशन नहीं निकल के आया, लेकिन डब्ल्यू वाई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये बात क्लियर हो गई, बोलो बोलो भाई, जिसने पूछा था समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। अब पी वाई के लिए चेक करो। तो पी वाई के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पी। तो पी का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, के, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई। नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई क्या है, 3। यानी कि पी वाई कब पॉसिबल होगा, जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी। दिख रहा है, जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी तब जाकर के पी वाई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से पी वाई भी हमने निकाल लिया, k इज इक्वल टू 3, डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है ही। अब हमें चेक करना है कि क्या पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का एडिशन संभव है क्या। तो एडिशन कब संभव होता है, जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो जाए, पी वाई का ऑर्डर बराबर हो जाए और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर बराबर हो जाए। तो p इंटू वाई का ऑर्डर क्या है, आप ध्यान से देखो, k तो 3 कर दिया आपने, तो पी वाई का ऑर्डर है यहाँ से p इंटू के। दिख रहा है, p इंटू के, यानी कि k की वैल्यू 3 आप बता चुके हो, तो p इंटू 3 है। पी वाई का जो ऑर्डर है वो p इंटू 3 है। और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर देख लो आप, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या है, n इंटू 3 और 3 इंटू के, और k की वैल्यू ऑलरेडी 3 है। तो जहां पर k था उसकी जगह 3 लिख दो कंफ्यूजन हटाने के लिए। जहां जहां पर k था उसकी जगह हमने 3 लिख दिया। तो पी वाई क्या हो गया, p इंटू 3, और डब्ल्यू वाई क्या हो गया, n इंटू 3, n इंटू 3। तो यानी कि ये दोनों कब बराबर होंगे, जब p की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। तो k की वैल्यू 3 आई और p की वैल्यू n आई। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। समझ में आ गया या कंफ्यूजन है Yes. इसमें? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसके बाद इसका लास्ट ऑप्शन भी खत्म कर लेते हैं, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर भाई n p के बराबर है ना, अगर n p के बराबर है तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, x का ऑर्डर क्या है उसको लिखेंगे, z का ऑर्डर क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो x का ऑर्डर देख लिया, x का ऑर्डर था 2/n, तो उसको लिखा 2/n। z का ऑर्डर देखा, z का ऑर्डर है 2/p, 2/p। ठीक,
अब कह रहा है n को p के बराबर कर दो, तो कर देते हैं। x हो जाएगा 2/p और z भी हो जाएगा 2/p। या यहाँ पर n के टर्म्स में बात कर रहा है, तो p को n लिख दो फिर, है ना? p को n लिख दो, लिख सकते हैं। अगर p n के बराबर है तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो 7 को अगर x का ऑर्डर है 2/p, तो 7x का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर x तो का उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, क्योंकि स्केलर है, वो 2 अंदर by- जाके मल्टीप्लाई होगा, बाहर कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो 2/n होगा। और फिर -5z का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये भी 2/n 2 होगा, by दिख रहा है। तो दोनों अगर ऐड हो जाएं 7x - 5n सॉरी 5z, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2/n, है ना? क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो 2/n, तो 2/n या 2/p जो भी ऑप्शन होता वही हमारा सही आंसर होता। यहाँ पर p/2 है, ध्यान रखना है ना, p/2 है, 2/p नहीं है, इसीलिए हम 2/n को सही करेंगे। तो b मेरा करेक्ट ऑप्शन। सर ऐड सब्ट्रैक्ट जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी होगा। हाँ, दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम एग्जैक्टली मैच करते हो, है ना? जैसे मान लो आपका 1 2 3 4 है, मान लो, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 भी ऐड हो जाएंगे, ये 3 और 3 ऐड हो जाएंगे, ये 4 और ये 5 ऐड हो जाएंगे। इनका क्या? इनके लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा ना, इसीलिए ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एडिशन के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स दोनों मैट्रिक्स के एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। समझ में आ गई ये बात? बताओ, ठीक है? अच्छे से Yes, दिमाग sir. में बैठ yes गया sir है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, कंफ्यूजिंग भी है कई बार। तो अच्छे से समझ में गए आप, और 22 के 22 क्वेश्चन भी जो हमने लगाए सारे समझ में आ गए आपको अच्छे से? यस yes sir तो आपका काम क्या है कि अभी तक जो भी पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो, खास करके इस एक्सरसाइज को। फिर कल से हम ट्रांसपोज, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, उसको कल स्टार्ट कर